हाय दोस्तों, मैं कृष्णा चुस्या सिटी DSSP नई दिल्ली से। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने एक बार हाजिर है और एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट और नए प्रश्न के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और दोस्तों मैं जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रश्न आप मेरे साथ रीड करेंगे और ऑप्शन स्वतः देंगे ताकि आप अपनी क्षमताओं का आकलन स्वतः कर सकें कि कितने प्रश्न को आप सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए देखते हैं प्रश्न संख्या एक में क्या कह रहा। प्रश्न संख्या एक में कह रहा है 35 से 50 IQ वाले बच्चे किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है ए माइल्ड, बी है मॉडरेट, सी है सेवियर और डी है प्रोफाउंड। तो दोस्तों आई होप कि आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं। इसका उत्तर है आपके सामने बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो कह रहा है कि ज़्यादातर अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसमें प्रश्न संख्या दो में कह रहा है कि ज़्यादातर अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि होती है। कितना होती है? ए है औसत, बी है औसत से कम, सी है और ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा और आप अपना उत्तर दे चुके होंगे। इसका उत्तर ए है। क्या है? ए, यानी दोस्तों औसत है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की ओर। प्रश्न संख्या तीन क्या कह रहा? प्रश्न संख्या तीन कह रहा कि किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम होना चाहिए। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि हमें यदि सरकारी सुविधा प्राप्त करना है तो हमारे पास दिव्यांगता का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 40% होना चाहिए। कितना? 40%। यानी दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए देर न करते हुए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न संख्या पाँच क्या कह रहा? प्रश्न संख्या पाँच कह रहा कि RCI, सॉरी दोस्तों इसमें RCI होना चाहिए और इसमें बाय मिस्टेक ए लिख दिया गया है, जो यहाँ पर होना चाहिए RCI। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या पाँच में हम देखते हैं कर कि RCI अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि RCI अधिनियम किस सन में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों ये 2000 में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? सन 2000 में संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा? कह रहा कि IEP बनाने के लिए आवश्यक टीम है। मतलब IEP जो है, जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन प्लान जो होता है उसको जो हम या तो इसको कहें इंक्लूसिव एजुकेशन प्लान, तो इस बनाने के लिए आवश्यक टीम है विशेष शिक्षक, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने ये होगा। क्या होगा? इसका उत्तर आपके सामने ये होगा विशेष शिक्षक। कौन सा? विशेष शिक्षक है। चलिए देर नहीं करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 कह रहा कि ADIP योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपकरण प्राप्त करने के लिए परिवार की कुल आय कितनी होनी चाहिए। यानी दोस्तों ये कह रहा कि ADIP योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपकरण प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आयु कितनी होनी चाहिए, ये कह रहा है। तो दोस्तों 15,000 तक
प्रति माह होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम या कहे तो मैक्सिमम आपका यदि आय 15,000 रुपये प्रति माह का यदि है तो आप इसके पात्र माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा कि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत कौन सी योजनाएं चलती हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत कौन सी योजनाएं चलती हैं? ज्ञान प्रभा, समर्थन, आकांक्षा योजना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, आई होप कि आप इसका उत्तर चूज कर चुके होंगे। इसका उत्तर उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी। क्या ज्ञान प्रवाह भी है, समर्थन भी है और आकांक्षा योजना भी है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपका प्रश्न सही होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 यानी 9 कहना कि नैदानिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? नैदानिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने, बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। बी ऑप्शन है बच्चों की अक्षमताओं और रुचि का पता लगाना। बी सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों देखो, हमें यदि किसी का मूल्यांकन करना है तो उसका निराकरण जो हमें जो निवारण निकालना है या निदान करना है, तो उसी के बारे में करेंगे। नैदानिक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? यानी हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाएं, ये होना चाहिए। और दूसरा क्या है? बच्चों की अक्षमता और रुचियों का पता लगाएं। मतलब बच्चा किस फील्ड में, किस जगह, किस क्षेत्र में वो अक्षम है, मतलब कि थोड़ा कमज़ोर है, और किस फील्ड में उसकी रुचि अधिक है। यानी दोस्तों, हमें इसका उत्तर 80 सही है। तो इसका उत्तर मतलब हमें ये दोनों का मतलब पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 यानी 10, इसमें कहा कि मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों देखो, इसमें हमें ये समझना है जो मानसिक मंदता होती है या कहें तो बौद्धिक अक्षमता को कैसे ठीक किया जा सकता है। दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, परामर्श से ठीक किया जा सकता है, केवल उनकी अवस्था में सुधार किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। इसका उत्तर आपके सामने सी है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं या बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे जो होते हैं, उनके अवस्था में केवल सुधार किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको उत्तर समझ में आया होगा और प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है किस अभियान के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको चूज करना है और इसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए, इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दूसरा है राज्य स्वास्थ्य मिशन, तीसरा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपके सामने है। आई होप कि आप इसका उत्तर दे चुके होंगे और इसका राइट उत्तर है ए। क्या है इसका राइट उत्तर? क्या है? ए है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 यानी दोस्तों प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि यदि कोई बच्चा असफल हो जाता है तो, मतलब हमें इसका उत्तर देना है। यदि कोई बच्चा अपने क्लास में असफल हो जाता है या फेल हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, मतलब से हम क्या उसका निराकरण कैसे करेंगे। इस प्रश्न को तो प्लीज साफ साफ सुन लो, समझ लो। यदि कोई बच्चा असफल हो जाता है तो
माता पिता की कमी है, बच्चे की कमी है, ए बी दोनों, प्रणाली की कमी है। यानी दोस्तों इसमें ना ही माता पिता की कमी होती है, ना ही बच्चे की कमी होती है, और इसमें प्रणाली की कमी होती है। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने डी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर आपके सामने डी होगा। जो असफल होने का जो कारण होता है वो प्रणाली होती है। क्या प्रणाली होती है? जैसे हम किसी कार्य को यदि करने के लिए अपेक्षित होते हैं या करने के लिए उत्सुक होते हैं या करते हैं, तो हमें उसकी कार्य प्रणाली पता होनी चाहिए। उसको कंप्लीट करने का जो तरीका है वो पता होना चाहिए। उसमें यदि कहीं कमी हो रहा है तो हम असफल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है आइडिया, यानी IDEA। आइडिया 2004 में कितनी विकलांगताएं शामिल है? मतलब जो ये पूछ रहा है कि आइडिया 2004 में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं। आइडिया में 2004 में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? तो इसमें 13 विकलांगताएं शामिल है। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है। ए में 15 क्षमताएं, और बी है 10 क्षमताएं, सी है 13 क्षमताएं, 14 है, डी है 14 अक्षमताएं। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपका सी होगा, और 13 अक्षमताएं इसमें शामिल हैं। आइडिया जो है उसमें 13 अक्षमताएं शामिल हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। ये कारण कि बौनापन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? यानी दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि जो ड्वार्फिज्म होता है, बौनापन होता है, उससे किस रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, पहला है ए ऊंचाई की कमी, बी है जीन का उत्परिवर्तन, और सी है अत्यधिक ऊंचाई, और डी है आनुवंशिक या चिकित्सीय स्थिति के परिणाम स्वरूप छोटा होना, छोटा कद। यानी दोस्तों यही आपका उत्तर सही होगा। कौन सा? डी। ठीक है दोस्तों, इसका जो डी है यही आपका सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। यानी दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है वो ये कह रहा है कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात कब दिखाई देती है? यानी दोस्तों प्रमस्तिष्की पक्षाघात कब दिखाई देती है, हमें उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन ए है कारक किशोरावस्था में, बी प्रौढ़ावस्था में, और सी है जीवन के प्रारंभिक अवस्था में, या कभी भी। दोस्तों मैं बताऊं कि आपको जो प्रमस्तिष्की पक्षाघात होता है ये जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही दिखाई देता है। यानी इसका उत्तर सी सही है। क्या सही है? इसका उत्तर आपके सामने सी है, यही इसका उत्तर होगा। प्रमस्तिष्की जो पक्षाघात होता है अधिकांश मतलब कि कहा जाए कि अधिकांशतः जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह लक्षित होती है, दिखाई देने लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार किसके द्वारा किया गया? मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार किसके द्वारा किया गया था, हमें उसको बताना है। किसने इसको किया, इसका जो इसका जो वर्णन हुआ था, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिली थी वो किसके द्वारा मिली थी? तो इसमें थॉमस वेंटन कूली के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा? थॉमस वेंटन कूली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने बी होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या जो 17 है उसका रहा कि निम्नलिखित में से कौन बौनेपन का लक्षण नहीं है?
हमें उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है छोटा कद, ऑप्शन बी है लंबा कद, लंबी कद, और सी है देर से यौवन, और डी है आपका स्लीप एपनिया। ठीक है, स्लीप एपनिया। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने बी होगा। क्या होगा? बी। यानी इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने? इसका उत्तर आपके सामने बी होगा, लंबी गर्दन। यानी ये बौनापन का जो लक्षण नहीं होता है, वो लंबी गर्दन जो हमें दिखाई देता है, उसमें बौनापन का लक्षण नहीं होता है। बौनापन का जो लक्षण होता है वो छोटा कद होता है, देर से यौवन ए होता है, और स्लीप एपनिया ए होता है। ठीक है, ये तीनों होता है और बी नहीं होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात का विलियम लिटिल ने क्या कारण बताया है। कह रहा है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का विलियम लिटिल ने क्या कारण बताया है। इसमें ऑप्शन क्या है उसको आपको बताना होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप इसका उत्तर चूज कर चुके होंगे और आप इसका उत्तर पढ़ भी रहे होंगे, और आई होप कि आप बता दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम डायरेक्ट बता देते हैं हमको। इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? इसका उत्तर आपके सामने डी है। ठीक है, जैसे इसमें दिया जन्म के समय खून की कमी, बी है जन्म के समय वजन की कमी, सी है जन्म के समय पोषण की कमी, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। तो दोस्तों जब प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो है, जब यह अपना यह एक ऑक्सीजन की जब कमी होती है, तो ऐसे बीमारियों या ऐसे रोग में कहें, ये बीमारी है एक हिसाब से, और ऐसे चीज़ों का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण होने का कारण बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है, हमें उसको बताना है। ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी है चिंता, और सी है ईटिंग डिसऑर्डर, और डी है आपके सामने अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर आपके सामने क्या है, कौन बताएगा? इसका उत्तर आपके सामने ये है। क्या है? पहला, इसमें जो हीमोफीलिया है यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या है? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ क्या है, हमें उसको बताना है। पहला ऑप्शन ए है हाथ का लकवा, बी है पैर का लकवा, सी है मस्तिष्क का लकवा, और डी है पूरे शरीर का लकवा। यानी दोस्तों प्रमस्तिष्क जो पक्षाघात है उसका अर्थ है कि मस्तिष्क का लकवा होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का लकवा, यही इसका उत्तर सही है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 यानी एक कारक पार्किंसन रोग के प्रमुख लक्षण क्या है। पार्किंसन रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, इसको हमें बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? सुनने और देखने की कठिनाई, वी है मांसपेशियों की जकड़न से पेशियों में हकलन
नहीं हो पाना, और सी है और 7 और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, ये इसका उत्तर है। मांसपेशियों की जकड़न से पेशियों में हरकत नहीं हो पाना, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या आपके सामने 23 है। प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस डैश डैश मनाया जाता है। तो दोस्तों हमें इसका उत्तर देना है कि प्रत्येक वर्ष हम सिकल सेल दिवस कब मनाते हैं, हमें उसका जवाब देना है। तो हम 19 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने सी सही है, यानी हम सिकल सेल दिवस जो मनाते हैं वो 19 जून को मनाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 है। इसमें कह रहा है बौनापन एक विकार है। क्या है? बौनापन, डॉर्फिज्म एक विकार है। ए मानसिक विकार है, बी वृद्धि विकार है, और सी भाषण विकार है, और डी दृष्टि विकार है। यानी दोस्तों यह वृद्धि विकार है। क्या है? तो बौनापन क्या है? बौनापन एक वृद्धि विकार है, यानी इसका उत्तर आपके सामने बी होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्रश्न और उत्तर आप रीड कर रहे होंगे। अब चलिए हम देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, यानी दोस्तों प्रश्न संख्या 25 का रहा है विश्व एमएस दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। यानी दोस्तों ये कारण एमएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी इसको हम कब मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अपना उत्तर चूज कर चुके होंगे। इसका उत्तर ए है, पहला सही है, यानी 30 मई को। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसा लगा, और आप आई होप कि आप अच्छे से रेट किए होंगे, आपका प्रश्न ज़्यादा सही हुआ होगा, और आपको ये प्रश्न जो हैं और ये वीडियो जो हैं आपको किसी भी राज्य में स्पेशल एजुकेशन का जब आप एग्ज़ाम देंगे ये बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।